लेकिन क्या कारण मानते हो कि बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार होती है और पूरे पंजाब में 117 में से सिर्फ 2 विधानसभा सीट पर ही बीजेपी है जो जीत हासिल कर सकती है। तो किसानों द्वारा मांग की जा रही थी कि उनको वापस लिया जाए और रद्द किया जाए। अगर एक साल से पहले वापस ले लेती केंद्र सरकार तो आज जो नतीजे हैं वो शायद कुछ अलग होते। केवल और केवल कि पंजाब में सुनियोजित रूप से इस तरह का आंदोलन खड़ा किया गया। अब वो क्यों किया गया, किन लोगों के द्वारा किया गया, मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में चला गया। उन सबको कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए माफ़ी मांग करके कि छोड़िए हम नई शुरुआत करते हैं। शायद हम समझा नहीं पाए जो देश के 14 करोड़ किसानों में से केवल कुछ लाख किसानों की उस जिद के आगे भी प्रधानमंत्री ने पीछे कदम उठाया। निश्चित ही पंजाब जैसा प्रदेश जो कभी आतंकवाद से पहले के दौर में देश का 1 नंबर का सूबा होता था पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, देश का 1 नंबर का सूबा होता था इकोनॉमिक के जीडीपी के पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से, आतंकवाद का दौर गुजर जाने के बाद में भी देश में चौथे और 5वें स्थान पर रहता था। अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, हिमाचल में हो चुके हैं, गुजरात में होने जा रहे हैं, इन दोनों प्रदेशों में भाजपा की बुरी तरह से हार हो रही है। पंजाब में जो सिख पंथ है, सिख पंथ की एक ही मांग है, जो हमारे बंदी सिंह है उनको रिहा किया जाए। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ इन्हों वालों निभाई गई है। सो गलबात करते हैं। सर, हुशियारपुर दौरे पर आप 2 दिन के लिए आए हो, सबसे पहले उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है हुशियारपुर में आने का? 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों के निमित्त कुछ लोकसभाओं को चिन्हित करके वहाँ अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारियाँ दी गई है। मुझे सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ कि पंजाब की 3 लोकसभाओं का काम दिया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठ करके हम किस तरह से आने वाले चुनाव की तैयारी करें, किस तरह से प्लान करें, कार्यकर्ताओं की क्षमता को किस तरह से बढ़ाएं, संगठन की ताकत को किस तरह से बढ़ाएं। जो लोक कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 8 साल में चलाई है और जिसके कारण से सामान्य मानवीय के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो बदलाव आया है, जिन दूरगामी योजनाओं के कारण से देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है, उन सब विषयों को धरातल पर किस तरह से लोगों के बीच में लेकर के जाएं, इस सब का संयोजन करने के लिए यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठ करके उनकी उत्साह को बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। विभिन्न स्तर पर संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके, विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके, अलग अलग मोर्चों के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करके, अलग अलग क्षेत्र में इस लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं में बैठक करके, और एक पालक की तरह 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे प्रवास करके यहाँ के कार्यकर्ताओं को हम किस तरह से उत्साहित और ऊर्जावान बनाएं, इस दृष्टिकोण से ये प्रवास कर रहे हैं। सर, यदि विधानसभा चुनावों की बात करें तो 7 महीने पहला पंजाब में विधानसभा के चुनाव होते हैं। आपके द्वारा एक बड़ी भूमिका विधानसभा चुनावों में निभाई जाती है, लेकिन क्या कारण मानते हो कि बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार होती है और पूरे पंजाब में 117 में से सिर्फ 2 विधानसभा सीट पर ही बीजेपी है जो जीत हासिल कर सकती है? देखिए, एक ऐसी पार्टी, मैं सिरे से आपकी बात खारिज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह हार हुई है। बुरी तरह हार जो है वो कांग्रेस पार्टी की हुई, जो सत्ता में बैठी थी और सत्ता के सिंहासन से लुढ़क करके 12-13 सीटों तक सिमट गई। बुरी तरह से हार अकाली दल की हुई है, जिसने अनेक बार इस प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। वो पार्टी केवल 3 विधानसभा क्षेत्रों तक सिमट गई। हमारा तो मत प्रतिशत जो है पिछले 2 चुनावों में, पिछले 3 विधानसभा चुनावों में जो हमारा मत प्रतिशत रहा था उससे बढ़ा है।
आम आदमी पार्टी के उस तूफान में भी अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ने ग्रोथ रजिस्टर किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और वो भी उन परिस्थितियों में जब सुनियोजित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के विरुद्ध और प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से विश्वमन किया गया था, जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई थी, जिस तरह का उत्पीड़न किया गया था, उसके ठीक 2 महीने बाद जब हमारे संगठन का व्याप भी सब जगह पर नहीं था, क्योंकि हम एक छोटे दल के रूप में अकाली दल के साथ में चुनाव ट्रेडिशनली लड़ते आए थे, तब पूरे पार्टी के संगठन को खड़ा करके पूरे प्रदेश के 117 सीटों पर अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ करके अपने जी सीटों को बनाए रखना और सीटों को बना करके साथ में अपने मत प्रतिशत को बढ़ाना, मैं मानता हूं कि किसी भी एक ऐसे दल के लिए जिस दल ने कभी पूरी क्षमता के साथ में पूरे क्षेत्र में एक साथ चुनाव न लड़ा हो, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस परिणाम को बहुत श्रेयस्कर कहा जाना चाहिए, और इसके लिए मैं पंजाब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। सर, किसानी आंदोलन की आपने बात की है, लगता नहीं कि अगर किसानी आंदोलन जो बिल थे जो किसानों द्वारा मांग की जा रही थी कि उनको वापस लिया जाए और रद्द किया जाए, अगर 1 साल से पहले वापस ले लेती केंद्र सरकार तो आज जो नतीजे हैं वो शायद कुछ अलग होते। देखिए, मुझे लगता है कि केवल एक प्रदेश में बन रही राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के और आनन फानन में अपने निर्णयों को, दूरगामी नीतियों को पलटना, या केवल चुनाव की दृष्टिकोण से ही इस तरह के निर्णय लेना, फैसले करना, ये देश के हित में कभी नहीं हो सकता। पंजाब के अतिरिक्त हरियाणा का कुछ छोटा सा हिस्सा अगर मैं छोड़ दूं, देश भर में जो कानून बनाए गए थे, जो नियम बनाए गए थे और जो पूर्णतः इलेक्टिव थे कि सरकार चाहे तो, किसान चाहे तो उसका उपयोग करे, न चाहे तो न करे, ऐसे कानूनों को लेकर के कहीं किसी तरह का गतिरोध नहीं था, कहीं किसी तरह का प्रतिरोध भी नहीं था, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। इसलिए केवल और केवल कि पंजाब में सुनियोजित रूप से इस तरह का आंदोलन खड़ा किया गया, अब वो क्यों किया गया, किन लोगों के द्वारा किया गया, मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में चला गया है, उन सबको कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों के द्वारा किया गया वो भी जानते हैं, और देश प्रदेश के सभी जो है सयाने लोग जानते हैं कि किन लोगों ने क्यों कहा और किस मंतव्य को लेकर इस विषयों को खड़ा किया था, और किस तरह से उनको बाद में परिदृश्य बदलते हुए मजहब तक लेकर के, धर्म तक लेकर ला करके खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए माफ़ी मांग करके कि छोड़िए, हम नई शुरुआत करते हैं, शायद हम समझा नहीं पाए, जो देश के 14 करोड़ किसानों में से केवल कुछ लाख किसानों की उस जिद के आगे भी प्रधानमंत्री ने पीछे कदम उठाना स्वीकार किया। मुझे लगता है कि ये देश में बहुत बड़ा विषय था। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने बहुत सारे जो सपने हैं पंजाबियों को दिखाए थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की कारगुजारी को कैसे देखते हो आप, जो 7 महीने का जो समय बीत चुका है अभी? देखिए, मुझे लगता है कि अब पंजाब के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमने गलत चुनाव कर लिया है। छोटे छोटे वादे, विषय, बिजली माफ़ी, महिलाओं को जो हम हर महीने पैसा देंगे, जिस तरह से नौकरियां देंगे, बिल नहीं बढ़ाएंगे, इन सब विषयों को अगर मैं एक तरफ छोड़ भी दूं, लेकिन जो पंजाब के लोगों को एक सीमावर्ती सूबा होने के नाते, एक संवेदनशील प्रदेश होने के नाते जो सबसे बड़ा डर और भय पंजाब के लोगों को था, वो डर और भय अब वापस एक बार फिर बढ़ने लगा है। जिस तरह से पंजाब में अतिवादी शक्तियां वापस सक्रिय हुई हैं, सिद्धू मूसेवाला से लेकर के सूरी जी तक और सूरी जी से लेकर के अभी हाल ही में हुई मोहाली की घटना तक, और उसके बीच में कभी खिलाड़ियों की हत्या, कभी क्रिकेट जो है कबड्डी खेल रहे खिलाड़ी की हत्या, कभी किसी सिंगर की हत्या, कभी किसी के साथ एक्सटॉर्शन, कभी कनाडा से कॉल आकर के जो है किसी को धमकी, और कभी कुछ अलगाववादी ताकतों के जिस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पंजाब के लोग और पंजाब के साथ साथ में देश के लोग भी इसको लेकर के चिंतित हैं। हमने बार बार आशंकाएं व्यक्त की थी कि इस संवेदनशील सूबे में इस तरह के गैर जिम्मेदार लोगों को यदि सत्ता सौंप दी गई तो कहीं न कहीं संकट और दूरगामी संकट खड़ा हो सकता है। जनता ने आशीर्वाद दिया था, जनता का आशीर्वाद और निर्णय सरमत है, लेकिन
आज पंजाब की जनता कहीं न कहीं इस बात को लेकर के आशंकित है कि कहीं ये पंजाब जैसा सूबा एक बार फिर कहीं आतंकवाद के उस रास्ते पर तो नहीं ले जाया जा रहा है। सर, पंजाब के सिर मौजूदा समय में बात करें तो पंजाब के सिर, पंजाबियों के सिर 3 लाख करोड़ के लगभग कर्जा है। लेकिन अगर उसकी एक दूसरा पक्ष देखा जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार मुफ्त का जो शोर मचा रही है, किस तरह कैसे आप देखते हो कि अगर सारा कुछ फ्री कर दिया जाए तो क्यों मुफ्तखोरी की तरफ धकेला जा रहा है? अगर मुफ्तखोरी की तरफ धकेला जा रहा है पंजाबियों को, तो ये कर्ज है कैसे उतरेगा? लगता नहीं कि आने वाले समय में जैसे श्रीलंका में हालात पैदा हुए थे, पंजाब में ऐसे हालात पैदा होने से मना नहीं किया जा सकता? तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक गंभीर चिंता का विषय है। और चिंता का विषय पंजाब को लेकर के और भी इसलिए हो जाता है कि जिस प्रदेश के कुल रेवेन्यू जो है स्टेट रेवेन्यू, उस स्टेट रेवेन्यू के से ज़्यादा का अगर उस स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर हो जाए तो चिंता स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा जैसा कि जब सरकार इन विषयों को गंभीरता से नहीं लेती और केवल सत्ता की कुर्सी पर आने के लिए इस तरह के विषयों को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करती है, तो अंततः उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते। आपने खुद से उदाहरण दिया है श्रीलंका का, ऐसे उदाहरण हम देश और दुनिया में बहुत सारे ढूंढ सकते हैं। तो निश्चित ही पंजाब जैसा प्रदेश जो कभी आतंकवाद से पहले के दौर में देश का 1 नंबर का सूबा होता था पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, देश का 1 नंबर का सूबा होता था इकोनॉमिक के जीडीपी के पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से, आतंकवाद का दौर गुजर जाने के बाद में भी देश में चौथे और 5वें स्थान पर रहता था। वो आज फिसलते 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 नीचे से दूसरे तीसरे पायदान पर आ गया। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और वर्तमान सरकार को इन विषयों पर गंभीरता के साथ में ध्यान देना चाहिए। पंजाब के हितों के और देश के हितों से समझौता करके कुर्सी पर बने रहने के मात्र के लिए आने वाली पीढ़ी को कर्ज में धकेलना और आने वाली पीढ़ी को अलगाववाद के आग में धकेल देना, मुझे लगता है कि इससे गलत और बुरा कुछ नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, हिमाचल में हो चुके हैं, गुजरात में होने जा रहे हैं, इन दोनों प्रदेशों में भाजपा की बुरी तरह से हार हो रही है। मैं आज जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से केजरीवाल साहब को हिमाचल की जनता ने नकार दिया, एक भी सीट प्राप्त नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बनने वाली है। गुजरात के चुनाव अभी होने हैं, लेकिन गुजरात में केजरीवाल साहब हिट विकेट आउट हो गए हैं और अभी गुजरात छोड़ करके वापस आकर के दिल्ली नगर निगम में को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब उनको न हिमाचल में कुछ मिलेगा, न गुजरात में कुछ मिलेगा, न आने वाले किसी प्रदेश में मिलेगा। अभी तो उनसे एक बार नगर निगम की चुनौती उनके सामने है और उसके बाद में अगली बार दिल्ली के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार उनको जो है वापस जनता शिखर से शून्य पर लाने के लिए मानस बना चुकी है। सर, जैसे कि आपने बात किया कि लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र आपके द्वारा 3 लोकसभा हलकों का जो दौरा किया जा रहा है, लेकिन सर अगर ओवरऑल पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो सिख पंथ है, सिख पंथ की एक ही मांग है, जो हमारे बंदी सिंह है उनको रिहा किया जाए। अगर वो बीजेपी से बात करते हैं, वो बोल देते हैं कि जिसका जो फैसला वो दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल पर टिका हुआ है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये भाजपा सरकार पर निर्भर है ये फैसला। सच्चाई क्या है सर इसमें? देखिए, हालांकि जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं इसमें से कुछ विषय न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए मुझे उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि बंदी सिखों की रिहाई का निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसमें से जो सूची में जितने लोग थे, मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता, केवल 2 लोगों को छोड़ करके बाकी सबका निर्णय हो चुका है और 2 लोगों का जो निर्णय है वो न्यायालय में लंबित है। मुझे लगता है कि शीघ्र न्यायालय उसमें निर्णय करेगा। बाकी सरकार तो अपनी तरफ से उसमें पहले ही निर्णय कर चुकी है। जी सर, आखिरी सवाल है, चर्चा छिड़ चुकी है एक बार फिर से कि अकाली दल और भाजपा का एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है, कितनी सच्चाई है सर इसमें? मुझे लगता है ये सिर्फ चर्चाओं का विषय ही है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने न इसकी बात की कोई चर्चा है अभी, न इस बात का कोई विचार ही है। ठीक है सर।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।